मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता, बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 मैकेनिक्स यूनिट 1 का माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंट को हमने कल डिस्कस किया था। और माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में, हमने यह भी पाया कि जब एक वर्नियर स्रोत से प्रकाश की किरण सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर आपतित कराई जाती है तो वह पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली ट्रांसमिट या रिफ्रैक्ट होती है। वहाँ पर हमने ये भी देखा कि प्रायोगिक व्यवस्था में दो दर्पण M1 और M2 हमने रखे हुए थे जो कि सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से इक्वल डिस्टेंस पर थे और सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से ट्रांसमिटेड एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रेज का मिरर M1 और M2 से फर्दर रिफ्लेक्शन हुआ और उन दोनों के सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस फिनोमिना हुआ और उस इंटरफेरेंस फिनोमिना से हमें वलयाकार फ्रिंजें प्राप्त हुई और सूक्ष्मदर्शी से उनको देखा गया। इस सब की जब हम गणितीय विवेचना कर रहे थे तो हमने यह पाया था कि माइकलसन मोर्ले ने पूरे प्रयोग में मैकेनिकल डिस्टेंसेस के साथ साथ ऑप्टिकल डिस्टेंस परावर्तित और अपवर्तित किरणों के लिए बराबर कर दी थी। पिछली क्लास में हमने परावर्तित किरण और अपवर्तित किरणों का दर्पण M1 और M2 से जाकर वापस बिंदु O पर आने तक का समय ज्ञात किया था। दर्पण M2 की तरफ जाने वाले समय को हमने MT2 से डिनोट किया था। दर्पण M1 तक जो प्रकाश की परावर्तित किरण गई और वहां से लौट कर आई उसको हमने समय का कुल मान दिया T1। हमने देखा कि दोनों जो टाइम डिफरेंस थे, मैं एक बार बोल दूं आपको सॉरी, पिछली क्लास में हालांकि आप लोगों ने इस चीज को नोट किया होगा कि टाइम T1 जो था वो हमारा था 2D अपॉन C इंटू 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर और दूसरा जो टाइम था वो हमारे पास था 2D अपॉन C इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज टू रीच एट द पॉइंट P आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर्स M1 और M2। तो यहाँ हमने जब वैल्यूज रखी T1 और T2 की तो हमने क्या पाया कि ये मान हमारे पास आया निकल कर 2D अपॉन C इंटू 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया और V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर से माइनस 1 अपॉन 2V स्क्वायर C स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास बचा V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। सो दिस डेल्टा T इज इक्वल टू dV स्क्वायर अपॉन C क्यूब। दिस इज द time difference. Corresponding to this time difference, that means the reflected as well as transmitted rays have some path difference also. So as the light wave or light ray is traveling with velocity of light, so the path difference can be represented by delta x, and this delta x is equal to velocity of light and time difference delta t. So delta x is equal to C into dV square upon C cube. So this delta x is equal to dV square upon C square. जब हमने माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंट में प्रायोगिक व्यवस्था की बात कही थी तब हमने यह भी माना था कि हमने पूरे उपकरण को एक पारे के टब में रखा है और पारे के टब में रखने का सिर्फ और सिर्फ यही मायने था कि अगर मान लो हमें इस संपूर्ण उपकरण को ऊर्ध्वाधर अक्ष के अनुदिश यदि रोटेट करना पड़े तो हमें कोई परेशानी ना हो। इस डिस्क्रिपेंसीज को खत्म करने के लिए कि अगर मान लो हमने दर्पण M2 को अलोंग द एक्स एक्सिस रखा, दर्पण M1 को अलोंग द वाई एक्सिस रखा, कि ये ही क्यों रखा, हम इसकी पोजीशंस को भी बदल सकते थे। इस चीज को खत्म करने की वजह से हमने पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि माइकलसन मोर्ले ने इस चीज का ध्यान रखकर पूरे उपकरण को 90 डिग्री से घुमाने के पश्चात जो पथांतर निकाला वह पथांतर भी हमारा इसी के बराबर था। तो कुल पथांतर कितना हो गया, 2 डेल्टा x इज इक्वल टू 2d v स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वायर। अब जब हमने इस उपकरण को शिफ्ट किया, इसका मतलब उनमें कुछ पाथ डिफरेंस आया। इस पाथ डिफरेंस में सपोज हमने कंसीडर किया कि n फ्रिंजें आती है। सपोज द n फ्रिंजेस आर इनकॉर्पोरेट बिटवीन द path difference of the fringes when the whole apparatus is rotated by an angle of 90 degree. So 2d sin theta is equal to n lambda के corresponding हमने consider किया 2d path difference is 2d means delta x is equal to n lambda, n is number of fringes। इसमें हमारे पास जो displaced interference fringes की जो संख्या है, विस्थापित व्यतिकरण फ्रिंजों की संख्या n इज इक्वल टू क्या हो गया 2dv स्क्वायर अपॉन लेमडा सी स्क्वायर। माइकलसन मोर्ले ने जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था तो जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत काम में लिया, उस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का जो तरंग दैर्घ्य था वो कितना लिया था 5890 एंगस्ट्रॉम, और दोनों दर्पण जो मिरर्स M1 और M2 थे सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से, बोथ द मिरर्स आर सिचुएटेड एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 3 into 10⁴ meter per second and the velocity of light is also equal to 3 into 10⁸ meter per second. When we substitute all these values in this expression, n is equal to 2dv square upon lambda c square, we will get that n is equal to 0.37. Although this apparatus is so good in that way that the efficiency or resolving power of this apparatus is 0.001, कि यदि मान लो 100 में से एक फ्रिंज भी यदि विस्थापित होती तो इस फ्रिंज विस्थापन को माइकलसन मोर्ले का apparatus डिटेक्ट कर पाता। लेकिन वास्तविकता में माइकलसन मोर्ले प्रयोग में किसी भी प्रकार का कोई फ्रिंज विस्थापन प्राप्त नहीं हुआ, जो इस बात को बताता है कि माइकलसन मोर्ले के रिजल्ट्स जो थे वो हमारे इस प्रयोग के नकारात्मक परिणाम हैं। इस प्रयोग के जो नकारात्मक परिणाम हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हम इनको कंसीडर करेंगे। नकारात्मक परिणाम में हमने कंसीडर किया कि पहला, अगर मान लो हम ये माने कि जो ईथर का ड्रैग जो माना था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर व्याप्त है और प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है और ईथर और पिंड के मध्य एक सापेक्षिक गति है, अगर हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं तो यह प्रयोग इस नकारात्मक परिणाम को देता है कि ईथर कर्षण जो है, ईथर ड्रैग जो है वो एब्रेशन ऑफ स्टार्स को नहीं समझा सकी। और इस बहुत बड़े कारण की वजह से तत्कालीन वैज्ञानिकों ने इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया कि हम किसी एक काल्पनिक प्रकाशवाही माध्यम ईथर की कल्पना करें। दूसरा जो नकारात्मक परिणाम था वो क्या था कि प्रकाश का वेग जो है वह वास्तविक वेग और स्रोत के वेग के सदिश योग के बराबर यदि मान लिया जाए तो इन नकारात्मक परिणामों की व्याख्या की जा सकती थी, परंतु यह भी उस समय के तत्कालीन वैज्ञानिकों के द्वारा अमान्य हो गई थी, क्योंकि उस समय तक या आज तक भी प्रकाश के वास्तविक और आपेक्षिक मान में ज्ञात करना संभव नहीं हो पाता। तीसरा जो नकारात्मक परिणाम था माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंट का, फिट्जगेरल्ड और लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन। इसके अनुसार यह माना गया, यह कंसीडर किया गया कि यदि ईथर जिस दिशा में गति करती है, यदि उसी दिशा के अनुदिश जितने भी द्रव्यपिंड ले रहे हैं, हम उन द्रव्यपिंडों की लंबाई में √1 - v²/c² फैक्टर के अनुपात में यदि संकुचन होना मान लिया जाए तो नकारात्मक परिणाम की व्याख्या की जा सकती है। हालांकि प्रायोगिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई संकुचन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उस समय फिट्जगेरल्ड और लॉरेंज संकुचन को, इस परिकल्पना को वैज्ञानिकों ने नहीं माना। हालांकि बाद में इसी परिणाम की व्याख्या आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के द्वारा दी गई थी,
जिससे यह माना गया कि अगर मान लो लॉरेंज फिट्जगेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन को कंसीडर कर लिया जाए तो इस नकारात्मक परिणाम की व्याख्या की जा सकती है। और चौथा इसका जो नकारात्मक परिणाम था उसकी कल्पना की गई या उसका जो कारण था, उसकी जो व्याख्या की गई, वह व्याख्या थी कि ईथर के अस्तित्व की अवधारणा ही अर्थहीन है। ईथर का जो कंसीडरेशन किया गया था कि एक काल्पनिक प्रकाशवाही माध्यम ईथर है, इसकी अवधारणा ही गलत है। इन सब संकल्पनाओं का उपयोग करने के बाद में इनके नकारात्मक परिणाम की व्याख्या की गई आइंस्टाइन के विशिष्ट सिद्धांत के द्वारा। आइंस्टाइन ने कंसीडर किया कि पिंडों की निरपेक्ष गति को कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर आइंस्टाइन ने नियत वेग से एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील पिंडों के संबंधों के लिए दो मूलभूत अभिग्रहितों का प्रतिपादन किया, जो कि आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूल आधार थे। प्रथम अभिग्रहित था कि मुक्ताकाश में घटित भौतिक घटनाओं के सभी नियम परस्पर नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। इस नियम को तुल्यता के सिद्धांत का भी नाम दिया गया। यह सिद्धांत भौतिक अनुभवों पर आधारित था। इसकी सत्यता प्रयोगों के द्वारा सिद्ध भी की गई थी। यह सिद्धांत जो है वो न्यूटन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के समान ही है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी भौतिक घटनाएं यांत्रिकी के मूलभूत नियमों पर आधारित है। यदि यांत्रिकी के सभी मूलभूत नियम किसी एक निर्देश तंत्र में सत्य हैं, तो इस तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील सभी निर्देश तंत्रों में भी यांत्रिकी के ये मूल नियम सत्य रहेंगे। दूसरा अभिग्रहित जो था वो मुक्ताकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग अचर रहता है, अर्थात प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक है। यह वेग ना तो दिशा पर निर्भर करता है और ना ही प्रकाश स्रोत या प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है, अर्थात सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में एक समान रहता है। इन निष्कर्षों के पश्चात इस अभिग्रहित को यह माना गया कि यह कंसीडर किया गया कि यह जो पोस्टुलेट है वो आकाश और समय संबंधी चिरसम्मत धारणाओं के पूर्णतया विपरीत है। इस अभिग्रहित से पूर्व इस पोस्टुलेट से पहले के समय को निरपेक्ष माना जाता था। यह विश्वास किया जाता था कि समय में परिवर्तन प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं होता है, परंतु इस पोस्टुलेट्स के बाद एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग नियत माना जाता है, जिससे आइंस्टीन ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो घटनाएं एक प्रेक्षक के लिए समकालीन हैं, उनका दूसरे प्रेक्षक के लिए समकालीन होना आवश्यक नहीं है, अर्थात समकालीनता संबंधी विचार भी सापेक्ष है। इसे समकालीनता का आपेक्षिक सिद्धांत भी कहते हैं, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसिटी भी कहते हैं। आपेक्षिकता के इस विशेष सिद्धांत से दोनों अभिग्रहितों के अनुरूप एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों में परस्पर संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को सर्वप्रथम वैज्ञानिक लॉरेंज ने प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें नाम दे दिया गया लॉरेंज रूपांतरण। लॉरेंज रूपांतरण की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।